भारत के प्रधानमंत्री 4 यूरोपीय देशों में जा रहे हैं और इसका मकसद है वहां से कुछ हासिल करना, कुछ ऐसा जो इस देश के लिए जरूरी है। अब इस जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने अपना तरीका भी बदला है, यानी कि जिस देश से जिस चीज को हासिल किया जा सकता है उसे हासिल कर लिया जाए दोस्ती के साथ में, और उस दोस्ती का एक ऐसा संबंध हो कि आगे भी फायदा मिलता रहे। तो इसी बात को आज हम समझेंगे, वो 4 देश कौन से हैं, उनसे क्या फायदा मिलेगा और किस लिए अभी ये यात्रा हुई है। तो इस वीडियो में है सेमीकंडक्टर से रक्षा सौदों तक प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर ये समझिए कि जो 4 देश हैं वो है नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जा क्यों रहे हैं। तो यहां जा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक नार्डिक सम्मेलन है और वह तीसरा नार्डिक सम्मेलन है। नार्डिक सम्मेलन का मतलब क्या हो गया, यानी कि कुछ दुनिया में नार्डिक देश हैं। कौन से हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। उन्हीं में से एक है नॉर्वे। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। वहां पर यह नॉर्डिक सम्मेलन पिछले साल होने वाला था जो नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। लेकिन अभी यह समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ देखें तो रूस और यूक्रेन युद्ध है, इस तरफ हम देखते हैं तो ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। तो इस दौरान ऐसे समय में जब डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका के ट्रंप चीन जा रहे हैं, तो उस दौरान प्रधानमंत्री का यहां जाना और यहां क्या हासिल होगा ये जानना जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि नॉर्डिक देश है कौन से। तो नॉर्डिक देश का अगर मतलब निकाला जाए तो ये है कि ये यूरोप के उत्तर में वो देश हैं जो बहुत ठंडे हैं, क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल के पास में है। दूसरी बात कि ये ज्यादा ठंडे हैं, सिर्फ इतनी बड़ी बात नहीं है, यहां पर लैंगिक समानता, यानी कि हम देखें तो पुरुषों और महिलाओं में भेद कम है इन देशों में। ये जो एक इंडेक्स आता है इस दुनिया में, हर साल आता है वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो इस वैश्विक खुशहाली सूचकांक में इन देशों की स्थिति बड़ी अच्छी है। आइसलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। कितने देश हैं ये? 5 देश हैं। और इन 5 देशों में खुशहाली के मामले में ये देश बड़े आगे हैं, तकनीकी के मामले में बड़े देश आगे हैं। इसके अलावा शांति प्रिय तरीके से रहने वाले देश इन्हें माना जाता है नॉर्डिक देश। तो इन नॉर्डिक देशों से संबंध बेहतर करने के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन है, ये बड़ी बात है। अब इसके बाद आती है बात कि यह चर्चा में है क्यों। तो मैंने क्या कहा कि अभी देखिए, अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता दिखाई देती है। तो उस अनिश्चितता की वजह से अमेरिका से निर्भरता भारत कम करना चाहता है और उसके लिए यूरोप एक सबसे बेहतर विकल्प भारत के सामने है, क्योंकि यूरोप के पास वो सब कुछ है जो भारत को चाहिए, चाहे रक्षा के संदर्भ में हो, चाहे तकनीकी के संदर्भ में हो, चाहे एआई के संदर्भ में हो, चाहे व्यापार के संदर्भ में हो, चाहे इसके अलावा सोर्सेस के संदर्भ में। अब आर्थिक मील का पत्थर भी यह होगा क्योंकि यहां से भारत निवेश भी प्राप्त करना चाहता है और निवेश के साथ साथ में तकनीकी और उसके अलावा व्यापार, और इसके साथ ही सुरक्षा और तकनीक की मैंने बात की। तो क्या, जैसे कि आप देखें सेमीकंडक्टर, आज के देश समय में दुनिया में इस्तेमाल होने वाले जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, सेमीकंडक्टर उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है, उसकी जरूरत पड़ती है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत अपने आप को और बेहतर करना चाहता ही है। तो उसमें जो अलग अलग देश हैं, उसमें अलग अलग देशों, जो 4 देश हैं, चारों देशों से उम्मीदें भी भारत को अलग हैं। एक उम्मीद नहीं है कि वही उम्मीद लेके एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के पास, ऐसा नहीं है। तो नीदरलैंड के पास क्या है, इसे इनोवेशन का पावर हाउस माना जा रहा है। अब देखिए, एक सेमीकंडक्टर की जो मैंने बात की थी, यहां पे एक डच कंपनी है ASML, दुनिया में सबसे बेहतरीन जो चिप बनाने वाली कोई कंपनी है तो यही है, चिप वाली मशीनें मतलब। तो इस सेमीकंडक्टर को लेकर के ये सबसे बेहतरीन काम करने वाली कंपनी है। और भारत में, गुजरात में धोलेरा नाम की जगह में यह चिप प्लांट लगाने के लिए यहां बड़े समझौते होने की उम्मीद है। तो भारत में सबसे बेहतर, अगर ये सेमीकंडक्टर वाली कंपनी सबसे बड़ी चिप बनाने वाली मशीनें बनाती है ना, तो ये बड़ी बात है। तो यहां पे भारत में हो जाएगा, फायदा मिलेगा। दूसरी बात कि नदियों के प्रबंधन में जो वहां के डैम है, वहां का जो डैम का सिस्टम है, उन नदियों के साफ सफाई में उनका क्या रोल है और कैसे वहां की डैम टेक्नोलॉजी इसके लिए काम करती है, इसके लिए भी एक मदद मिलेगी। अब उसके साथ हम स्वीडन से देखें तो स्वीडन से उम्मीदें बदल गई हैं यहां पे डिफेंस और खनिज को लेकर के। तो स्वीडन में यहां पे
भारत में रॉकेट लॉन्चर बना रही है। कंपनी का नाम क्या है? साब, SAAB, ठीक है, तो इसको उच्चारण मत पढ़िए, SAAB। अब ये भारत में रॉकेट लॉन्चर बना रही है। अब खास बात क्या है कि जो डिफेंस के क्षेत्र में निवेश प्राप्त करने वाली और 100% निवेश के साथ भारत में आने वाली पहली कंपनी है, वो यही स्वीडन की विदेशी कंपनी है। अब 100% निवेश है, मतलब 100% मालिकाना है। ऐसा नहीं कि भारत के किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, नहीं, ये 100% अपने बलबूते पर है, FDI की वजह से। अब उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल की बात करें, जो गाड़ी बैटरियों में जो EVs जिसकी फ्यूचर में और डिमांड बढ़ने वाली है, वहां पे जो क्रिटिकल मिनरल चाहिए वो दुर्लभ खनिज दुनिया में बहुत कम जगह पे है, बहुत कम अलग अलग जगहों पे है। और दुर्लभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें प्राप्त करना मुक्त अवस्था में बड़ा मुश्किल काम है। ये अगर किसी देश से मिलेगा यूरोप में तो स्वीडन से मिलेगा, इसकी संभावना है, भारत वो पूरी करना चाहता है। उसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक। अब देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? बर्फ दुनिया भर की पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है। अब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं तो उत्तरी ध्रुव की तरफ रशिया की उत्तर में ये रास्ता देखें तो इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सी रूट। अब ये नॉर्दर्न सी रूट जो है भारत के लिए यूरोप की तरफ जाने का एक बढ़िया रास्ता बन सकता है। एक रास्ता तो ये है जो हम स्वेज कनाल वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा रास्ता ये है कि अफ्रीका से घूम के पूरा जाते हैं। लेकिन ये एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, खाली रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस रास्ते में, क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ तो पूरा महासागर ही है। तो ये नया रास्ता कैसे तैयार होगा? यहाँ की बर्फ पिघल रही है, और नॉर्वे इसी आर्कटिक मतलब क्षेत्र में इसी सी रूट पे ही है। और दूसरी बात यह कि यहाँ का जो सरकारी फंड है दुनिया का सबसे बड़ा फंड है, मतलब इतना पैसा है यहाँ पे, अपने देश के लोगों के लिए इन्होंने पैसा बचा के रखा हुआ है, बचत करते जा रहे हैं, और इतना बचत कर लिया कि इनके पास बहुत बड़ा सरकारी फंड हो गया है कि इनके देश के लोग जब एक समय पे ईंधन का खत्म हो जाए, पैसे की आवश्यकता हो और यहाँ पे पेंशन देना हो, तो उसके लिए इनके पास खूब ठीक ठाक पैसे हैं। उस पैसे को निवेश के रूप में हासिल करके जिससे इन्हें भी फायदा हो, भारत को भी मिल जाए, वो भी देखना चाह रहा है। और दूसरी बात कि इटली बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोप के साथ संबंधों को लेकर के इटली एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है भारत के लिए। दूसरी बात, यूरोप का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। अब इटली के साथ संबंध बेहतर अगर होंगे तो भारत, मध्य पूर्व यूरोप जो आर्थिक गलियारा है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में हम बात करें, ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भारत का सबसे बड़ा समर्थक कहा जाता है। यानी कि देखिए, एक तरफ है चीन का क्या है, BRI क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब चीन अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहा है जिसमें दुनिया भर के देशों को भी जोड़ रहा है, उनको भी फायदे बता रहा है। लेकिन भारत यहाँ पे सिर्फ अपने ही मालिकाना हक के साथ, या ये कहें कि भारत अपना ही अगुआ नेता बन के नहीं, बल्कि कई देशों को सहयोग मिलेगा, जिसमें कि भारत, UAE, सऊदी अरब और इसके अलावा इजराइल, ग्रीस, इटली, यूरोप, एक तरह से हम देखा जाए तो कई, इसमें अमेरिका भी इस रूट का पक्षपाती है। लेकिन बात यही है कि ये एक सही मायने में अस्तित्व में कैसे आएगा, जब इसमें सहयोग बेहतर तरीके से मिलेगा। और ये चूंकि चीन के BRI जो है मॉडल है, उसके पैरेलल में अपने आप में एक बढ़िया रास्ता है। क्यों है? क्योंकि भारत में जैसे गुजरात से या मुंबई से यूरोप पहुंचना है, तो ये रास्ता बड़ा काम आएगा। आपस में बस ये है कि सही तरह के समझौते हो जाएं, तो पहले कभी जल मार्ग से, तो कभी ट्रेन से, कभी ट्रेन से होते हुए फिर जल मार्ग से, फिर आगे कहीं ट्रेन से, इस तरह से सामान, यानी कि एक सप्लाई चेन दुनिया में और बेहतर होगी, एक जगह से दूसरी जगह सामान और बेहतर तरीके से इजिली पहुंच पाएगा। अब बात आती है भारत के लिए इस यात्रा का महत्व क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है चीन से दूरी, किसके लिए? यूरोप के लिए। यूरोप जो है वह चीन से अपनी दूरी समय के साथ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके पास जो सबसे बेहतर विकल्प है वो कौन है? वो सीधी सी बात है, भारत है। तो भारत से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दूसरी बात, एनर्जी सिक्योरिटी, साफ ऊर्जा के लिए भारत के पास नॉर्डिक देश जो हैं उनके संबंध बना के उनसे तकनीक हासिल करके, चाहे हाइड्रोजन की हो या विंड एनर्जी की हो, उनसे हम तकनीक हासिल करके अपने देश में बेहतर कर सकते हैं।
फिर उसके बाद यूएन में समर्थन। देखिए नॉर्डिक देशों की खास बात यह है कि ये जिन हम देशों 5 देशों को देखे थे, ये भारत का समर्थन करते हैं यूएन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए। अभी आपको पता है स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। अगर आपको उनके नाम पता है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा देख के, जिससे आपको याद हो जाए। अब यहां पर ध्यान रहे कि वो देश यूएन में भारत का समर्थन करते हैं, यानी कि संबंध बेहतर स्थिति में हैं। अब बात आती है इन रिश्तों के महत्व की, तो एक रणनीतिक संतुलन बनाना है कि रूस या अमेरिका के पाले में नहीं खड़े रहे, भारत नहीं खड़ा है, बल्कि वह दुनिया के अन्य देशों से भी संबंध मजबूत कर रहा है, ये स्पष्ट हो। दूसरी बात कि भारत के सामने भी यूरोप के साथ रिश्ता मजबूत करने और विश्व मित्र के रूप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का एक रास्ता है, क्योंकि कई देशों से दोस्ती है तो आपके जितने दोस्त हैं आप उतने ही ताकतवर हैं। अब उसके बाद स्किल और रोजगार की बात करें तो भारत के पास एक बड़ी युवा आबादी है और यूरोप को स्किल्ड लेबर की जरूरत है। अगर हम दो अच्छे दोस्त बनेंगे यूरोप और भारत, तो सीधी सी बात है भारतीयों के लिए भी वहां पे रोजगार के रास्ते खुलेंगे। तो इन सारी बातों के महत्व के साथ ही निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचे तो भारत अब उस तरह की डिप्लोमेसी में नहीं है जो कि आइडियल है, बल्कि रियलिज्म की तरफ जाने की कोशिश है, जहां पे जिससे जो हासिल हो सकता है वो हासिल किया जाए। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि नीदरलैंड से अगर चिप मिलती है ले लिया जाए, स्वीडन से अगर डिफेंस के क्षेत्र में हमें कुछ मिलता है, जैसे हमने मिसाइल देखा, ले लिया जाए। नॉर्वे से आप वो एफडीआई 100% इसीलिए हमने दिया। फिर नॉर्वे से हम अगर नॉर्दर्न सी रूट का रास्ता अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं तो वो ले लिया जाए, और इटली से अगर हम सपोर्ट हासिल करें एक व्यापारिक मार्ग को मजबूत और एक बढ़िया विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए तो वो कर लिया जाए। तो ये वो चीजें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक देश नहीं है? अब इसका जवाब इजीली आपको पता होगा, कमेंट करके बताइएगा, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या नीदरलैंड। तो हम मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।